सभी को नमस्कार। मैं हेमंत कुमार जैन। मैं पिछले 12 साल से इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ और दून क्लासेस में प्रवक्ता पद के इकोनॉमिक सब्जेक्ट के लिए मैं यहाँ पर आपको टीचिंग कराऊंगा। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने नया सिलेबस जारी कर दिया है। हालांकि पुराने सिलेबस और नए सिलेबस में कोई चेंज है नहीं। आज इस क्लास में हम सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे, क्या क्या टॉपिक्स आपके सिलेबस में दिए हुए हैं और कौन कौन से सब टॉपिक्स इसके अंदर होने वाले हैं, किस तरह के क्वेश्चंस नॉर्मली पूछे जाते हैं, इन सब के बारे में आज की हमारी क्लास होगी। सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले पेपर फर्स्ट जो दिया हुआ है इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों हैं। सेकेंड पेपर जो है उसमें स्टैटिस्टिक्स और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बुक्स दी हुई है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो फर्स्ट पार्ट है हमारा, इसमें सबसे पहले हमें दिया हुआ है इंट्रोडक्शन। सबसे पहले इसमें हमें दिया हुआ है इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्या क्या टॉपिक्स इसमें हमारे पास? माइक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या होता है? इट मीन्स यहां पर माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब बताया गया है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का मतलब बताया गया है, साथ ही साथ उसे मैक्रो इकोनॉमिक्स के साथ उसका कंपैरिजन में यहां पर दिया होगा। सेकेंड टॉपिक होगा हमारा यहां पर प्रॉब्लम्स, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। किसी भी अर्थव्यवस्था की जो मूलभूत समस्याएं होते हैं उनके बारे में दिया हुआ है। तो यहां पर हमारे पास सेंट्रल प्रॉब्लम्स को हम मेनली 3 ब्रॉड कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन है ना, संसाधनों के आवंटन की समस्या। दूसरा है हमारा यहां पर प्रॉब्लम ऑफ एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, रिसोर्सेस के एफिशिएंट यानी कुशलता पूर्वक उपयोग की या पूर्ण उपयोग की समस्या। और थर्ड प्रॉब्लम है हमारी प्रॉब्लम ऑफ ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेस, रिसोर्सेस में वृद्धि किस तरह से की जा सकती है, ये हमारे सेंट्रल प्रॉब्लम्स में से आएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो इसमें पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। पीपीसी के रिगार्डिंग हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, शॉर्ट में इसे पीपीसी बोलते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसके फीचर्स क्या क्या होंगे? इसमें शिफ्टिंग एंड रोटेशन, ये हमारे सिलेबस में है, नॉर्मली इस पे क्वेश्चन बनते रहते हैं। एंड लास्ट है हमारे यहां पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो हमारा फर्स्ट यूनिट है इसमें है कंटेंट। ऑल्दो यहाँ टॉपिक सारे हमारे वो है जो 11th और 12th क्लास के बुक में होते हैं नॉर्मली, लेकिन क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड होता है वो थोड़ा ग्रेजुएशन लेवल या कभी कभी पोस्ट ग्रेजुएशन वाला भी होता है। तो हमें प्रिपरेशन उसी हिसाब से करनी होगी, यानी हम क्वेश्चंस को, कुछ क्वेश्चंस हमारे ऐसे होंगे जिनको हम पोस्ट ग्रेजुएशन के हिसाब से भी पढ़ने वाले हैं। सेकेंड यूनिट है हमारी अब कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड। कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड है ना, यानी यहां पर हमारा मांग की लोच और उपभोक्ता का संतुलन, ये सारे टॉपिक्स हमारे यहां पर आ जाते हैं। सबसे पहले यहां पर दिया हुआ है मीनिंग ऑफ यूटिलिटी, उपयोगिता क्या होती है ना। यूटिलिटी मींस उपयोगिता, तो उपयोगिता क्या होती है, ठीक है। इसके फीचर्स, उपयोगिता के फीचर्स यानी यूटिलिटी के फीचर्स, और यहां पर हमारे यूटिलिटी के टाइप्स। तो 2 टाइप्स हैं मेनली हमारे पास, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। ये हमारे इसके टॉपिक होंगे। देन हमारा आ जाता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डीएमयू, शॉर्ट में बोलते हैं इसे हम लॉ ऑफ डीएमयू, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यानी उपयोगित सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। इसके अलावा यहां पर सम सीमांत उपयोगिता नियम के बारे में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले एग्जाम्स में, तो हम उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। देन आ जाता है हमारे पास यहां पर
डिमांड एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स, यानी मांग और मांग के निर्धारक तत्व, यानी कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो मांग को प्रभावित करते हैं, उन सब के बारे में हमारे पास यहां पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देन मूवमेंट एंड शिफ्टिंग। मूवमेंट क्या होता है, यानी मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, यानी एक ही मांग वक्र पर ऊपर या नीचे की तरफ मूव करना, और दूसरा होता है शिफ्टिंग। शिफ्टिंग मींस डिमांड कर्व का अपनी ओरिजिनल या मूल जो स्थिति होती है उससे आगे या पीछे की तरफ चले जाना। ये हमारे इस टॉपिक में पूछे जाने वाले हैं। देन प्राइस इलास्टिसिटी अगला टॉपिक हमारा, तो यानी मांग की लोच। तो मांग की लोच तीन तरह की होती है बेसिकली। एक होती है हमारी प्राइस इलास्टिसिटी, जिसके बारे में यहां पर दिया हुआ है। दूसरा होता है इसके अलावा हमारी क्रॉस इलास्टिसिटी, एंड देन इसके बाद थर्ड हमारा होता है इनकम इलास्टिसिटी। हमारे सिलेबस में मेनली फोकस किया हुआ है प्राइस इलास्टिसिटी पर, तो हमारा भी फोकस इसी पर रहेगा, लेकिन फिर भी हम क्रॉस इलास्टिसिटी और इनकम इलास्टिसिटी के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, क्योंकि इस पर भी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी। देन इट्स डिटर्मिनेंट, यानी इलास्टिसिटी के निर्धारक तत्व कौन कौन से होते हैं, यानी किन किन फैक्टर से इलास्टिसिटी निर्धारित होगी। देन इसका मेजरमेंट, तो इसके मेजरमेंट के हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं, जिनमें आता है पहला परसेंटेज मेथड। परसेंटेज मेथड, फिर आता है हमारा यहां पर एक ज्योमेट्रिक मेथड। ठीक है, ज्योमेट्रिक मेथड यानी हम कह सकते हैं उसे कि बिंदु लोच, हिंदी में बोलते हैं बिंदु लोच विधि। इसके अलावा आर्क इलास्टिसिटी। ये सारे टॉपिक्स हमारे इलास्टिसिटी मेजरमेंट में आएंगे। देन इसके बाद आ जाता है हमारा इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, यानी जो इंडिफरेंस कर्व, उदासीनता वक्र, इसे हिंदी में बोलते हैं उदासीनता वक्र। तो उदासीनता वक्र विश्लेषण पूरा आ जाता है। तो यहां पर इंडिफरेंस कर्व के फीचर्स, इसके अलावा यहां पर हमारे पास एक टॉपिक और आता है बजट लाइन। बजट लाइन के फीचर, बजट लाइन को कैसे ड्रॉ किया जाता है, बजट लाइन में शिफ्टिंग या मूवमेंट किस तरह से होता है, ये हमारा यहां पर पूछा जाने वाला है। एंड देन लास्ट कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के थ्रू कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कहां पर होगा। तो यहां पर हम दो कॉन्सेप्ट्स का यूज करते हैं, बजट लाइन हमारी और इंडिफरेंस कर्व। इन दोनों का यूज करते हुए हम यहां पर कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और वहां पर किस तरह की और अल्टरनेट कंडीशंस बन सकती हैं, इनके बारे में हम यहां पर डिस्कशन करेंगे। देन इसके बाद थर्ड यूनिट है हमारी प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई। तो जिस तरह भी हमने कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ा था, सेम उसी तरह से यहां पर हमारे पास होगा प्रोड्यूसर बिहेवियर। तो क्या क्या टॉपिक्स हैं हमारे, प्रोडक्शन फंक्शन। तो यहां पर मेनली दो तरह के प्रोडक्शन फंक्शन है हमारे पास, या दो टाइप्स दिए हुए हैं। एक है हमारे पास यहां पर शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, और दूसरा होगा हमारे पास लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। इसी के ऊपर बेस्ड होते हैं फिर हमारे प्रोडक्शन की थ्योरीज जो होती हैं, है ना, जो हमारे यहां पर सिलेबस में दिया हुआ है। ये रहा हमारा टॉपिक, लॉज ऑफ रिटर्न्स। लॉज ऑफ रिटर्न्स, जो शॉर्ट रन लॉज होते हैं उन्हें बोलते हैं रिटर्न टू फैक्टर, और जो लॉन्ग रन लॉज होते हैं उन्हें बोलते हैं रिटर्न टू स्केल। तो ये हम यहीं पर पढ़ने वाले हैं, ये टॉपिक हमारा यहां पर आएगा। देन कॉस्ट एंड रेवेन्यू। तो पहली बात तो कॉस्ट के टाइप्स आ जाते हैं, वही यहां पर हमारे पास शॉर्ट रन कॉस्ट, लॉन्ग रन कॉस्ट दोनों के बारे में दिया हुआ है। शॉर्ट रन में कॉस्ट के हमारे पास टोटल 7 कॉन्सेप्ट्स होते हैं, 7 कॉन्सेप्ट होते हैं हमारे पास, है ना, क्योंकि यहां पर हमारे पास दो तरह के फैक्टर्स होते हैं शॉर्ट रन में। कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो फिक्स्ड होते हैं, यानी जिनमें आप चेंज नहीं कर सकते हैं, है ना। ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस इन शॉर्ट रन दीज फैक्टर्स कैन नॉट बी चेंज, यानी इन फैक्टर्स में कोई चेंज नहीं होगा, जैसे लैंड, है ना। दूसरे होते हैं हमारे पास वेरिएबल फैक्टर्स, यानी जिन्हें शॉर्ट रन में चेंज किया जा सकता है। तो दो फैक्टर्स होने की वजह से हमारे पास यहां पर कॉस्ट के शॉर्ट रन में 7 कॉन्सेप्ट बन जाते हैं। कौन कौन से हैं ये? एक होता है TFC, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, TVC, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एंड देन TC, यानी TFC और TVC का समेशन।
देन इसके बाद आता है हमारे पास AFC, ABC, एंड देन आता है हमारे पास AC, या इसे हम बोल देते हैं ATC, एवरेज टोटल कॉस्ट या एवरेज कॉस्ट। और लास्ट कॉन्सेप्ट होता है इसमें हमारा शॉर्ट रन में मार्जिनल कॉस्ट। तो ये सारे कॉस्ट के कॉन्सेप्ट शॉर्ट रन वाले हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं, इन सब पर कई बार क्वेश्चन पूछे हुए हैं। देन इसके अलावा लॉन्ग रन में हमारे पास कॉस्ट के कॉन्सेप्ट हैं। लॉन्ग रन में हमारे पास सारे फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं, कोई भी फिक्स फैक्टर नहीं होता है लॉन्ग रन में। लॉन्ग रन में सारे फैक्टर्स को चेंज किया जा सकता है। तो वहां पर कॉस्ट के हमारे पास 3 ही कॉन्सेप्ट होते हैं। कौन कौन सा? लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, एंड लास्ट लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। इनके बारे में हमें पढ़ना है। देन रेवेन्यू, तो रेवेन्यू कर्व्स, रेवेन्यू के 3 कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे पास यहां पर, TR, AR एंड MR। अब इन तीनों की जो शेप होती है मार्केट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है, यानी परफेक्ट कंपटीशन मार्केट जो होता है हमारा, उसमें TR, AR, MR की शेप अलग होगी। एवरेज रेवेन्यू कर्व की शेप TR, AR, मतलब जो हमारे परफेक्ट कंपटीशन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में अलग तरह से होगी। MR कर्व की शेप मार्केट के टाइप्स जो अलग अलग है हमारे, उनके अकॉर्डिंग चेंज होती रहेगी। तो रेवेन्यू कर्व्स के बारे में पढ़ना है। देन इसके बाद आ जाएगा हमारा प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। तो हमारे पास 2 मेथड्स है मेनली यहाँ पर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के लिए। पहला मेथड है हमारा यहाँ पर जिसे बोलते हैं TR एंड TC मेथड, और दूसरा मेथड है हमारे पास MR एंड MC मेथड। इन दोनों मेथड्स के थ्रू प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम कैसे निकाला जाता है, ये हमें यहाँ पर पढ़ना होगा। देन इसके बाद आ जाता है हमारा सप्लाई एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स। तो यानी सेम पूरा जैसे हमने डिमांड पढ़ा था, डिमांड क्या होता है, डिमांड के डिटर्मिनेंट कौन से होते हैं, लॉ ऑफ डिमांड, कॉजेज ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, मूवमेंट एंड शिफ्टिंग इन डिमांड कर्व, वो सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे पास यहाँ पर भी आ जाते हैं सप्लाई में। यानी सप्लाई कर्व, सप्लाई क्या होती है, मार्केट सप्लाई, इंडिविजुअल सप्लाई, दोनों चीजें आ जाएंगी हमारे पास। देन सप्लाई के डिटर्मिनेंट्स, लॉ ऑफ सप्लाई, कॉजेज ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई, एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई ना, देन मूवमेंट एंड शिफ्टिंग ऑफ सप्लाई कर्व। सब चीजें सेम जो हमने डिमांड में पढ़ी थी उसी तरह से हमारे पास यहाँ पर सप्लाई में भी आ जाती है। देन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, जैसे हमने डिमांड में इलास्टिसिटी पढ़ी थी, प्राइस इलास्टिसिटी, उसी तरह से हमारे पास यहां पर क्या होगी, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होगी एंड इट्स मेजरमेंट। तो हमारे पास यहां पर इलास्टिसिटी के जो मेथड्स हैं सप्लाई की इलास्टिसिटी को मेजर करने के, वो हमें यहां पर डिस्कस करने हैं। देन इसके बाद आ जाती है हमारी 4th यूनिट, फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन। ठीक है, तो फॉर्म्स ऑफ मार्केट यानी जो भी जैसे बताया था हमने, रेवेन्यू कर्व्स की जो शेप होती है वो मार्केट के फीचर्स के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। यानी परफेक्ट कंपटीशन पढ़ रहे हैं तो TR, AR, MR की शेप अलग होगी, मोनोपोली पढ़ रहे हैं तो उसमें शेप्स अलग होगी। सेम ये मार्केट हम यहां पर पढ़ेंगे। तो पहला मार्केट का टाइप होगा हमारे पास परफेक्ट कंपटीशन। तो परफेक्ट कंपटीशन के फीचर्स क्या हैं, परफेक्ट कंपटीशन में प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम कैसे होता है, इक्विलिब्रियम की कंडीशंस कौन कौन सी हो सकती हैं, और इक्विलिब्रियम के टाइप्स। ये सब हमें यहां पर पढ़ना है। देन सेम चीज हम मोनोपोली के बारे में पढ़ेंगे। इट मींस मोनोपोली के फीचर्स क्या हैं, मोनोपोली मार्केट में जो प्रोड्यूसर है उसके इक्विलिब्रियम की कंडीशंस क्या क्या होंगी, इक्विलिब्रियम के कितने टाइप्स हो सकते हैं वहां पर। देन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली, इनमें भी हम पढ़ेंगे। यहां से कई जो लास्ट एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चंस पूछे गए थे और वो PG लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास जो ओलिगोपोली के मॉडल्स आते हैं उन सारे मॉडल्स के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। देन आ जाता है हमारा मार्केट इक्विलिब्रियम कंडीशन। यानी मार्केट इक्विलिब्रियम की जब बात कर रहे हैं हम, तो यहां पर हम बात कर रहे हैं सिर्फ किसके बारे में, परफेक्ट कंपटीशन के बारे में। ठीक है, मार्केट कंपटीशन मार्केट इक्विलिब्रियम की जब बात होगी तो उसका मतलब किसकी बात कर रहे हैं, परफेक्ट कंपटीशन में मार्केट इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मार्केट इक्विलिब्रियम होता कैसे है परफेक्ट कंपटीशन में, क्या क्या कंडीशंस होती हैं, इन सब के बारे में हमें पढ़ना है। देन आ जाता है हमारे पास एंड प्राइस डिटरमिनेशन, यानी परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस का डिटर्मिनेशन कैसे होता है। देन प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोर, ये मार्केट इक्विलिब्रियम की कंडीशन जब होती है, यानी जब हम मार्केट इक्विलिब्रियम पढ़ रहे होते हैं
तब हमारा ये गवर्नमेंट इंटरवेंशन अगर होता है, यानी सरकार अगर हस्तक्षेप करती है मार्केट इक्विलिब्रियम की कंडीशन में, तब ये दो कंडीशन आती है हमारे पास, प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोर। जैसे सरकार एमएसपी फिक्स करती है अलग अलग फसलों के लिए, या मिनिमम वेजेस फिक्स करती है, तो ये सारी चीजें यानी मार्केट इक्विलिब्रियम में जब सरकार इंटरफेयर करेगी तो ये दो कॉन्सेप्ट आएंगे, प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोर, ये भी हमें यहां पर पढ़ने होंगे। देन माइक्रो इकोनॉमिक्स की लास्ट यूनिट आ जाती है फैक्टर प्राइसिंग। नहीं, प्रोडक्शन के जो फैक्टर्स होते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, और एक होता है हमारे पास एंटरप्रेन्योर। ठीक है, इनको जो कंपनसेशन मिलता है, यानी लैंड ने प्रोडक्शन प्रोसेस में अपना कंट्रीब्यूशन दिया, लेबर ने प्रोडक्शन प्रोसेस में अपना कंट्रीब्यूशन दिया, कैपिटल एंटरप्रेन्योर ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, तो इसके बदले जो इनको कंपनसेशन मिलता है, जैसे लैंड को क्या मिलता है, रेंट, लेबर को क्या मिलता है, वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलेगा, प्रॉफिट। तो इनकी थ्योरीज दी हुई है अब हमारे सिलेबस में, यानी रेंट कैसे डिसाइड होता है, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट की थ्योरीज जो दी हुई है अलग अलग इकोनॉमिक्स के थ्रू, वो हमें यहां पर पढ़नी होंगी। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस था। अब आ जाता है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस। पिछले जो एग्जाम्स हुए हैं उनमें ज्यादातर क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो मैक्रो इकोनॉमिक्स से पूछे, यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स से कंपैरेटिवली थोड़े ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं एज कंपेयर टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये रिलेवेंट ज्यादा है हमारे रियल लाइफ में, है ना, सरकार जो पॉलिसीज बना रही है या हमारे आसपास जो हम न्यूज देखते हैं वो ज्यादातर बिलोंग करती है किससे, मैक्रो इकोनॉमिक्स से। तो ये हमारे लाइफ के लिए ज्यादा रिलेवेंट है, हम इससे ज्यादा कनेक्ट फील कर सकते हैं इससे हमें। ठीक है, तो सिंपली इस पर क्वेश्चन भी फ्रेम ज्यादा होते हैं। क्या क्या टॉपिक्स है हमें जो यहाँ पढ़ने होंगे, हमें पढ़ने हैं यहाँ पर सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी क्या क्या पढ़ेंगे हम इसमें, नेशनल इनकम क्या होती है, नेशनल इनकम का इंडिया में कैसे मेजरमेंट होता है ना। देन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, यानी आय का चक्रीय प्रवाह, है ना, इसके बारे में पढ़ना होगा हमें। देन मेजर्स ऑफ नेशनल इनकम, नेशनल इनकम को मेजर कैसे किया जाता है, तो नेशनल इनकम को मेजर करने के 3 मेथड्स है हमारे पास। पहला प्रोडक्ट मेथड या वैल्यू एडेड मेथड। तो ये वैल्यू एडिशन का प्रोसेस क्या होता है हमें यहां समझना पड़ेगा, क्या फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट मेथड का, ये हमें पढ़ना पड़ेगा यहां पर। देन दूसरा आ गया हमारे पास एक्सपेंडिचर मेथड, सेकंड मेथड। तो किस तरह से एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू हम क्या करेंगे, हमारी नेशनल इनकम का, जीडीपी का कैलकुलेशन करेंगे, ये हमें दिया हुआ है। एंड थर्ड वन इज इनकम मेथड। ठीक है, तो इनकम मेथड से भी किस तरह से नेशनल इनकम निकाली जाएगी या जीडीपी निकाली जाएगी, इसके बारे में हमें पढ़ना होगा। फिर हमें दिया हुआ है यहाँ पर नेशनल इनकम एग्रीगेट्स। तो हमारे नेशनल इनकम के जो 8 एग्रीगेट्स हैं, कौन कौन से 8 एग्रीगेट्स, सबसे पहले जीडीपी एमपी, जीएनपी एमपी, देन एनएनपी एमपी, एनडीपी एमपी। ठीक है, ये मार्केट प्राइस के हैं। देन इसके बाद आता है एनडीपी एफसी, एनएनपी एफसी, जीएनपी एफसी, एफसी मींस फैक्टर कॉस्ट, एंड लास्ट जीडीपी एफसी। ये 8 एग्रीगेट्स है हमारे, है ना। तो इनमें से ये जैसे ये हो गया हमारा डोमेस्टिक इनकम, एनडीपीएफसी, एनएनपीएफसी, इसको बोलते हैं हम नेशनल इनकम। तो इन 8 एग्रीगेट्स के बारे में दिया हुआ है। ये 8 एग्रीगेट क्या होते हैं, इनको एक दूसरे पर अगर चेंज करना हो तो कैसे चेंज करेंगे, यानी अगर हमें सपोज करो इस एनडीपी एमपी को हमें चेंज करना है, इस एनडीपी एफसी में चेंज करना है हमें, तो अब कैसे चेंज करेंगे ये हमें पढ़ना होगा यहां पर। ठीक है, देन इसके बाद आ जाएगा हमारा अगला टॉपिक, इसमें ये हो गया हमारा फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस, बता दिया। इसके बाद ये आ जाएगा हमारा फिर डिस्पोजेबल इनकम। इन 8 एग्रीगेट्स के बाद आता है ये डिस्पोजेबल इनकम। तो ये भी 2 तरह की होती है हमारे पास, प्राइवेट डिस्पोजेबल इनकम, नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। देन प्राइवेट इनकम, पर्सनल इनकम, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे जीडीपी, ये नेशनल इनकम या जीडीपी के एग्रीगेट से रिलेटेड हो गए हमारे। देन आ जाता है रियल एंड नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी का मतलब होता है जीडीपी कैलकुलेटेड एट बेस प्राइसेस, यानी
करंट ईयर या जो प्रेजेंट में प्राइसेस चल रही होती है उनका यूज नहीं किया जाता है। इसमें सरकार क्या करती है, नेशनल इनकम मेजर करने के लिए एक बेस ईयर फिक्स करती है, यानी किसी प्रीवियस ईयर को बेस ईयर मान लिया जाता है और उस ईयर में जो प्राइसेस होती हैं उनका यूज करते हुए फिर जीडीपी कैलकुलेट की जाती है, नेशनल इनकम कैलकुलेट की जाती है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, बेस ईयर की प्राइस का यूज करेंगे, है ना, बेस ईयर्स प्राइस। और जो नॉमिनल जीडीपी होती है इसमें हम क्या करते हैं, करंट जो प्राइसेस होती हैं, यानी जो करंट ईयर में प्राइसेस चल रही होती है हमारे, प्रेजेंट में जो प्राइसेस चल रही होती है हमारी, उनका यूज करते हैं, करंट प्राइसेस। तो करंट प्राइसेस का यूज करते हुए और बेस ईयर की प्राइस का यूज करते हुए या कांस्टेंट प्राइसेस का यूज करते हुए कह सकते हैं हम जीडीपी कैसे निकालते हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है, इसके बारे में पढ़ना होगा। एंड देन लास्ट टॉपिक होगा हमारा इसमें नेशनल इनकम एंड वेलफेयर, यानी जो हमारा नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट है ये हमारे इकोनॉमिक वेलफेयर से जुड़ा हुआ है। नॉर्मली ऐसा कंसिडर किया जाता है कि जब नेशनल इनकम बढ़ रही है तो उस समय क्या हो रहा होगा, हमारा वेलफेयर भी बढ़ रहा होगा, नॉर्मली ऐसा कंसिडर किया जाता है। लेकिन यहां कुछ कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस को हमें देखना होगा कि अगर ये कंडीशंस एप्लीकेबल हैं तो ही नेशनल इनकम बढ़ने पर या जीडीपी बढ़ने पर हमारा वेलफेयर बढ़ेगा, है ना। ये सारी कंडीशंस के बारे में हम यहां पर पढ़ेंगे। देन नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा, नेक्स्ट यूनिट है हमारी मनी एंड बैंकिंग। ये बहुत रिलेवेंट लगेगी क्योंकि यहां पर हमारा सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक के फंक्शंस आ जाते हैं। तो अक्सर ही न्यूज में आप सुनते रहते होंगे जो आरबीआई है उसकी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने क्या किया, रेपो रेट चेंज किया, रिवर्स रेपो रेट में चेंज किया है ना, बैंक रेट बदली है या उनकी मीटिंग हो रही है। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी है हमारी वो इस वाले सेक्शन में पढ़ेंगे हम, ये ज्यादा रिलेवेंट है, इसके बारे में बहुत न्यूज भी आती रहती है। तो जो हमारी रेट चेंज होती रहती है उनके ऊपर कई बार क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। क्या क्या टॉपिक्स है इसमें हमारे पास, मीनिंग एंड फंक्शंस ऑफ मनी, यानी मनी का मतलब क्या होता है। तो मनी की बहुत सारी डेफिनेशन दी है अलग अलग इकोनॉमिक्स ने और उनके बहुत सारे बेसिस हैं। तो हमें यहां पर पढ़ना होगा कि मीनिंग क्या होता है मनी का, अलग अलग बेसिस पे हम पढ़ेंगे। देन फंक्शंस ऑफ मनी, मनी के काम क्या होते हैं, ठीक है। तो मनी के जितने भी फंक्शंस होंगे उन्हें हमने अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ, 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया होता है ना, प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन एंड फिर कंटीजेंट फंक्शंस। इन सब के बारे में हमें यहां पर पढ़ना होगा। देन आ जाता है सप्लाई ऑफ मनी, मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई क्या होता है, साथ ही साथ इंडिया में मनी सप्लाई के क्या क्या मेजर्स हैं, यानी मनी सप्लाई को मेजर कैसे किया जाता है, कितनी मनी सप्लाई हमारी इकोनॉमी में हो रखी है, हमें पता कैसे चलेगा, उसको मापने के तरीके क्या हैं, इन सब के बारे में हमें पढ़ना होगा, ठीक है। जैसे हम यहां पर नॉर्मली क्या करते हैं, मनी सप्लाई के हमारे 4 मेजर्स हैं, M1, M2, M3, M4, ये मेजर्स हैं। इसके अलावा आरबीआई ने कुछ नए मेजर्स भी जारी किए हुए हैं, तो इन सब के बारे में हमें पढ़ना है। देन आ जाता है क्रेडिट क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक्स, यानी कॉमर्शियल बैंक्स का जो लोन देने का प्रोसेस है, कॉमर्शियल बैंक किस तरह से लोन देते हैं, यानी बैंक के पास जो डिपॉजिट्स होती है उन डिपॉजिट्स के बेसिस पे बैंक कई गुना ज्यादा लोन बांट देते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस। तो कॉमर्शियल बैंक्स का जो एक क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस है इसके बारे में हमें पढ़ना है डिटेल से। देन आ जाता है हमारा सेंट्रल बैंक एंड इट्स फंक्शंस। सेंट्रल बैंक, इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन सा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना। आरबीआई इज वर्किंग एज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो आरबीआई के फंक्शंस क्या हैं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्रेडिट कंट्रोल। आरबीआई के फंक्शंस में एक सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन आता है कौन सा, क्रेडिट कंट्रोल, यानी कॉमर्शियल बैंक्स जो लोन देने का प्रोसेस अपना रहे हैं उसकी वजह से इकोनॉमी में फ्लक्चुएशंस आते हैं। फ्लक्चुएशन मींस कभी इन्फ्लेशन आ जाता है, कभी रिसेशन आ जाता है इकोनॉमी में। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशंस, यानी इन्फ्लेशन या रिसेशन के अकॉर्डिंग आरबीआई को अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में चेंज करना होता है। इस क्रेडिट को, यानी जो लोन देने का प्रोसेस है, इसको कंट्रोल करना होता है, अदरवाइज इकोनॉमी में फ्लक्चुएशंस आते हैं और वो ग्रोथ को अफेक्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए आरबीआई के सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस में से एक आ जाता है हमारा कौन सा, ये क्रेडिट कंट्रोल। इसके बारे में हमें पढ़ना होगा। यहीं पर आती है हमारी जो रेट्स आप सुनते हो, जैसे रेपो रेट, रीपर्चेजिंग ऑप्शन रेट, है ना, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, है ना। ये सब चीजें जो आती है हमारी, जितने भी रेट्स है वो सारी यहां पर आएंगे और इनके बारे में हमें इस टॉपिक में पढ़ना होगा।
देन आ जाता है हमारा इन्फ्लेशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेड साइकिल। ठीक है, ट्रेड साइकिल बेसिकली क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो होती हैं वो एक स्टैटिक मैनर में नहीं बढ़ती हैं कभी। जैसे ट्रेड साइकिल की एक थ्योरी है, ये टाइम हो गया हमारा, तो जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है वो एक स्टैटिक फॉर्म में नहीं बढ़ती है। लॉन्ग टर्म में अगर एवरेज देखेंगे तो स्टैटिक आएगा, एक स्थिर तौर पर बढ़ रही होंगी वो, लेकिन जब शॉर्ट रन में हम देखेंगे तो कंटिन्यूअसली क्या होता रहता है, उसमें इस तरह से फ्लक्चुएशन आते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। ये जो थ्योरी है हमारी, ये है ट्रेड साइकिल थ्योरी। तो ट्रेड साइकिल से रिलेटेड थ्योरीज कौन कौन सी हैं वो सारी हमें पढ़नी पड़ेंगी। साथ ही साथ ये इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन क्या होता है ना, इन्फ्लेशन के कारण क्या होते हैं, इन सब के बारे में हमें पढ़ना है। और क्रेडिट कंट्रोल हम पढ़ेंगे यहां पर, यानी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या तरीके अपनाए जाते हैं। देन इसके बाद आ जाता है हमारा अगली यूनिट, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इक्विलिब्रियम ऑफ इकोनॉमी। जैसे हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, मार्केट इक्विलिब्रियम, वैसे ही हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे कौन सा, इक्विलिब्रियम ऑफ इकोनॉमी। यानी अब पहले हम पढ़ रहे थे क्या, माइक्रो, सूक्ष्म, छोटे स्तर पर इक्विलिब्रियम की बात कर रहे थे। अब हम बात कर रहे हैं पूरी इकोनॉमी के लेवल पर इक्विलिब्रियम की। तो क्या क्या टॉपिक्स आते हैं अब इसमें हमारे, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, एडी एंड एएस, इनके बारे में पढ़ना होगा। एडी क्या होता है, एएस क्या होता है, इनके फीचर्स क्या होते हैं, इनके कर्व्स की शेप कैसी होती है, ये सब चीजें हमें पढ़नी पड़ेंगी यहाँ पर। देन इसके बाद आ जाएगा हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। कौन कौन से मेथड्स होते हैं हमारे पास यहाँ इक्विलिब्रियम को डिटरमाइन करने के लिए। तो मेनली हमारे पास यहाँ दो मेथड्स होते हैं, एक होता है हमारा एडी एंड एएस मेथड, यानी जो हमने पढ़ा है ये वाला, एडी और एएस इनके थ्रू निकालेंगे। एक और होता है इसके अलावा सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट मेथड, है ना, अलग नहीं है लेकिन इसी से रिलेटेड है। तो ये जो इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम या इनकम एम्प्लॉयमेंट डिटरमाइन करने के जो मेथड्स हैं वो हमें पढ़ने होंगे यहां पर। देन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड सेव, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड सेव, यहां पर हमारे पास दो तरह की प्रोपेंसिटी होती है ना। एक तो होती है हमारे पास जैसे एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, सॉरी हम बात कर रहे हैं अभी कंजम्पशन की, तो ये हो जाएगा हमारा एपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एंड दूसरा होता है हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। जब हम सेविंग की बात करेंगे तो सेविंग में भी दो तरह की होती है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव और दूसरा होता है हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। हम इनके बारे में डिस्कशन करेंगे, इनके फीचर्स क्या होते हैं इनके बारे में हमें पढ़ना होगा। देन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारा। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है और ये कैसे काम करता है ना, एंड इट्स मैकेनिज्म। तो इससे क्या होता है हमारा, बेसिकली इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या करेगा, हमारा मनी सप्लाई को अफेक्ट करता है इकोनॉमी में, है ना। तो कैसे ये क्या करेगा, इकोनॉमी में फ्लक्चुएशंस लेके आ सकता है, इन सब के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। मीनिंग ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है ना, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो जैसे नॉर्मली फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि इस कंडीशन में कोई अनएम्प्लॉयमेंट ही नहीं होगा, है ना। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब जीरो अनएम्प्लॉयमेंट बिल्कुल नहीं होता है। फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन में भी कुछ टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करते हैं। तो हमें पढ़ना पड़ेगा फुल एम्प्लॉयमेंट क्या है और फुल एम्प्लॉयमेंट में कौन कौन से अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, ये हमें पढ़ना होगा। देन इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है ना। वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आते ही नहीं है ना। इनवॉलंटरी, है ना, इनवॉलंटरी यानी अस्वैच्छिक बोलते हैं इसे, है ना। वॉलंटरी माने स्वैच्छिक और उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इनवॉलंटरी, यानी जो अपनी मर्जी से बेरोजगार नहीं है। तो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, इसके बारे में पढ़ना है। इसके टाइप्स फिर हमें पढ़ने होंगे, है ना। तो इंडिया में जैसे आपने पहले भी पढ़ा होगा 11th-12th क्लासेस में या 9th-10th की क्लासेस में भी दिया हुआ है, जैसे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में दिया है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में दिया है ना। डिस्गाइज माने अदृश्य या छिपी हुई बेरोजगारी। तो इन सब के बारे में हमें पढ़ना होगा। एंड देन मेजर्स टू करेक्ट देम, इनको सुधारा कैसे जाएगा, इन पर कंट्रोल कैसे किया जाएगा। देन नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर अगली यूनिट आ गई हमारी गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी। ये अगेन एक ऐसा टॉपिक है जो आपसे बहुत ज्यादा कनेक्ट करता है, हम सबकी लाइफ से बहुत ज्यादा कनेक्ट करता है। सरकार जो बजट बनाती है वो डायरेक्टली हमें प्रभावित करता है, हमारी इकोनॉमी को प्रभावित करता है, हमारे जीवन को प्रभावित करता है। तो इस पर भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिकॉज ये हमारी लाइफ से डायरेक्टली रिलेटेड है। तो बजट क्या होता है, बजट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, यानी सरकार जब बजट बना रही होती है तो बजट बनाते समय सरकार का उद्देश्य क्या होता है, ये हमें पढ़ना होगा। देन कंपोनेंट्स,
बजट के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर। तो हमारे यहां पर दो तरह की रिसीट होती है, दो तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं हमारे पास, है ना। तो जब हम बात कर रहे होते हैं रिसीट्स की, तो दो तरह की रिसीट्स कौन सी है हमारे पास, एक होती है हमारी रेवेन्यू रिसीट्स, रेवेन्यू, और दूसरा होता है कैपिटल। ऐसे ही जब हम बात करेंगे यहां पर एक्सपेंडिचर की, तो दो तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं हमारे पास, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा होता है हमारा कैपिटल। तो ये हो गया हमारा क्या, रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर का क्लासिफिकेशन। तो कौन सी रिसीट रेवेन्यू रिसीट होगी, कैपिटल रिसीट होगी, कौन सी एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, हमें ये पढ़ना होगा यहां पर। देन मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट, यानी गवर्नमेंट के बजट में जो डेफिसिट होते हैं अब उनके बारे में पढ़ना है। तो रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है, ये हमें पढ़ने होंगे। ये तीन मेन डेफिसिट के टाइप्स हैं जो हम पढ़ते हैं, ये सरकार जिनका डेटा इशू करती है, जारी करती है। देन इसके बाद आ जाता है फिस्कल पॉलिसी। जिस तरह हमने पढ़ा था मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, है ना, वो सारे क्या थे, मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स थे। ऐसे ही वो कौन बनाती थी, सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई बनाती थी। ऐसे ही फिस्कल पॉलिसी, ये फिस्कल पॉलिसी भी एक पॉलिसी होती है जो इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए, इकोनॉमी में जो फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं उनको कंट्रोल करने के लिए सरकार के द्वारा बनाई जाती है। मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है, सेंट्रल बैंक आरबीआई बनाता है, लेकिन ये फिस्कल पॉलिसी कौन बनाता है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, भारत सरकार बनाती है। तो फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, इसके टूल्स क्या क्या होते हैं, इन सब के बारे में हमें पढ़ना होगा। देन नेक्स्ट यूनिट है हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब अब यहां पर आ जाएगा हमारे देश की इकोनॉमी का दूसरे देश की इकोनॉमी के साथ जो रिलेशन है, यानी जिस तरह से हम क्या कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, हमारे देश से फॉरेन करेंसी जा रही है, फॉरेन करेंसी आ रही है, इन सब से रिलेटेड जो हमारे कॉन्सेप्ट्स है वो यहां पर हम पढ़ेंगे। इसके बारे में क्या क्या पढ़ना है हमें इसमें, मीनिंग एंड कंपोनेंट्स, यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है, इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो यहां पर मेनली दो अकाउंट होते हैं इसमें हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट में। एक होता है हमारा करंट अकाउंट, करंट अकाउंट, ये वो करंट अकाउंट नहीं है जैसे हम बैंकों में खुलवाते हैं, वो करंट अकाउंट नहीं है, ये अलग होता है। दूसरा होता है हमारा कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। तो ये दो मेन अकाउंट होते हैं, इसके अलावा एक और होता है हमारा ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। इन सब के बारे में हमें यहां पर पढ़ना होगा। देन बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट, बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो डेफिसिट होता है, तो यहां हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टर्म आती है जिसे बोलते हैं CAD, करंट अकाउंट डेफिसिट। एक लास्ट एग्जाम जो हुआ था उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, ट्विन डेफिसिट के नाम से कौन जाने जाते हैं, जुड़वा डेफिसिट कौन से होते हैं। तो जुड़वा डेफिसिट कौन कौन से होते हैं, एक तो हमारा ये जो फिस्कल डेफिसिट था जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, ये जो फिस्कल डेफिसिट था हमारा ये, और एक जो हमने अभी बताया ये करंट अकाउंट डेफिसिट। ये दो ऐसे डेफिसिट्स हैं जो एक दूसरे के साथ आते हैं, यानी अगर इकोनॉमी में करंट अकाउंट डेफिसिट हो रहा है तो फिस्कल डेफिसिट ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा, है ना। जैसे जुड़वा बच्चे होते हैं ना, दोनों एक साथ पैदा हो रहे हैं, तो उसी तरह अगर करंट अकाउंट डेफिसिट हो रहा है इकोनॉमी में तो क्या हो जाएगा, फिस्कल डेफिसिट अपने आप ही क्रिएट हो जाएगा। तो इन दोनों को ट्विन डेफिसिट के नाम से जाना जाता है, ट्विन सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, लास्ट एग्जाम में पूछा गया था। तो इन सब के बारे में हमें पढ़ना है यहां पर। देन इसके बाद आ जाता है हमारा एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट माने जैसे हम बोलते हैं, सुना होगा आपने भी रिसेंटली, कि डॉलर मजबूत होता जा रहा है, रुपया कमजोर होता जा रहा है ना। यानी रुपी को डॉलर में या डॉलर को रुपी में कन्वर्ट करने की जो रेट होती है उसे हम बोलते हैं एक्सचेंज रेट। आसान से शब्दों में बोले तो भारत की जो करेंसी है रुपया, उसको दूसरे देशों की करेंसी, चाहे वो डॉलर हो, यूरो हो या कोई भी दूसरे देश की करेंसी, उस पर कन्वर्ट करने की जो रेट होती है, यानी कितने रुपए देकर हमें एक डॉलर मिल जाएगा, एक यूरो मिल जाएगा, इस रेट को हम बोलते हैं क्या, एक्सचेंज रेट बोलते हैं। तो एक्सचेंज रेट का मीनिंग क्या है ये हमें पढ़ना है, एक्सचेंज रेट के टाइप्स क्या है ये हमें पढ़ना है। यानी टाइप्स माने कितने टाइप की एक्सचेंज रेट होती है, कैसे फिक्स होती है। तो हमारे पास तीन तरह की एक्सचेंज रेट होती है मेनली, है ना। एक होती है हमारे पास फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, अब प्रेजेंट में ये लगभग एग्जिस्ट नहीं करती है किसी भी कंट्री में,
दूसरी होती है हमारे पास फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल, और तीसरी होती है हमारे पास मैनेज्ड, मैनेज्ड एक्सचेंज रेट, है ना। ये बेसिकली कह सकते हैं कि जब सरकार इंटरफेयर करने लगती है एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म में, तो वो होती है हमारी मैनेज्ड एक्सचेंज रेट। ठीक है, इनके बारे में हमें पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट आएगा अब हमारे पास, अब आ जाता है हमारा सेकंड पेपर, और सेकंड पेपर में हमारा जो पार्ट 1 है वो है इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी ये ज्यादा रिलेवेंट है, यहां से डेटा बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, है ना, यानी आंकड़े पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, तो यहां से क्या क्या टॉपिक आते हैं हमारे, सबसे पहली यूनिट है हमारी डेवलपमेंट एक्सपीरियंस, यानी 1947 में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया उसके बाद से लेकर 1990 तक, है ना। 1990 क्यों, इसका एक रीजन है। 1991 इंडिया की इकोनॉमिक हिस्ट्री में एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है ना, यानी एक महत्वपूर्ण वर्ष है 1991 हमारे देश की इकोनॉमिक हिस्ट्री में। बिकॉज 1991 से पहले जो हमारी आर्थिक नीतियां थी, हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी वो, और 1991 के बाद जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज में चेंज आए वो बहुत ज्यादा थे, यानी हमारी पॉलिसीज में एक तरह कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा चेंजेस आ गए। 1991 से पहले जो हम पॉलिसीज बनाते थे वो बिल्कुल अलग थी किससे, जो 1991 के बाद बनाने लगे उनमें। तो इसीलिए 1991 से पहले और उसके बाद की इकोनॉमिक हिस्ट्री को अलग अलग पढ़ा जाता है। तो 1947 यानी जब भारत आजाद हुआ से लेकर 1990 यानी जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, 1991 में क्या हुआ था, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे, इकोनॉमिक, ठीक है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे। आपको याद होगा डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो ये जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है सारे के सारे, इनका श्रेय किसको जाता है, डॉक्टर मनमोहन सिंह को जाता है। तो ये इकोनॉमिक रिफॉर्म से पहले का जो पीरियड था, यानी इंडिपेंडेंसी के बाद से लेकर इकोनॉमिक रिफॉर्म से पहले तक का पीरियड, इसके बारे में मेन फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो इस समय यानी 1950 से लेकर 1990 तक इंडियन इकोनॉमी के फीचर्स क्या रहे, यानी विशेषताएं क्या रही भारतीय अर्थव्यवस्था की, वो पढ़ने हमें। गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान, है ना, हमने जैसे इंडिपेंडेंसी के बाद प्लानिंग की पॉलिसी अपनाई, है ना। इंडिया के जो उस समय पॉलिटिशियन थे वो ज्यादातर कौन थे, सोशलिस्ट थे, यानी समाजवादी विचारधारा में बिलीव करने वाले थे। तो उन्होंने क्या किया, प्लानिंग की पॉलिसी अपनाई। तो 5 ईयर प्लान हमने बनाना चालू किया, पंचवर्षीय योजनाएं बनाई हमने। तो इन पंचवर्षीय योजनाओं के क्या क्या उद्देश्य रहे, है ना, ये आपको पता होगा कि भारत में 12th लास्ट 5 ईयर प्लान बना था 2012 से लेके 2017 इस 5 ईयर प्लान का पीरियड था। इसके बाद भारत में कोई 5 ईयर प्लान नहीं बना, और जो 5 ईयर प्लान बनाने वाले थे, यानी प्लानिंग कमीशन था हमारा, उस प्लानिंग कमीशन को खत्म करके उसकी जगह क्या आ गया, हमारा नीति आयोग आ गया, है ना, NITI, नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, तो ये जो नीति आयोग आ गया, यहां से नीति आयोग के बारे में भी हमें दिया हुआ है हमारे सिलेबस में, और जो हमारे 5 ईयर प्लान थे उन सबके फीचर्स के बारे में दिया, उन सबके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में दिया गया है, उन सब में हमारे कितने कितने टारगेटेड ग्रोथ रेट थी अलग अलग सेक्टर्स की, है ना, और हमने कितना अचीव किया, इन सब के बारे में हमें पढ़ना होगा। देन आ जाता है हमारा मेन फीचर्स, प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर से रिलेटेड हमने कौन कौन सी पॉलिसीज बनाई, यानी एग्रीकल्चर से रिलेटेड हमारे पास क्या क्या नियम बनाए गए हमारे देश में, है ना, उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या थी, क्या क्या हमारी कृषि से रिलेटेड समस्याएं रही, है ना, इन सब के बारे में पढ़ना है। देन एक टॉपिक दिया हुआ है हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में, है ना, जैविक कृषि के बारे में दिया हुआ है, इसके फायदे क्या होते हैं, है ना, कैसे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग का यूज करते हुए सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जा सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं हमारे। देन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसीज। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए हमने कौन कौन सी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज बनाई, तो भारत जब इंडिपेंडेंट हुआ उसके बाद से हमने अलग अलग इंडस्ट्रियल पॉलिसीज बनाई है। तो पहली जो सिग्निफिकेंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी हमारी वो 1948 में आई। उसके बाद एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारी 1991 से पहले की जो सबसे इंपॉर्टेंट औद्योगिक नीति इंडस्ट्रियल पॉलिसी मानी जाती है वो है 1956 की, 1956 की IPR, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956। तो इन सब के बारे में हमें पढ़ना है।
और इसके बाद आ जाएगा हमारा 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आ जाएंगे हमारे, वो भी हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर पर काफी उसमें फोकस किया गया था, है ना। देन आ जाता है हमारा फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया, इंडिया का फॉरेन ट्रेड, किस तरह की पॉलिसी हम फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड अपना रहे हैं, अपनाते थे, हमारा फॉरेन ट्रेड उसका कंपोजिशन क्या रहा, है ना, उसका डायरेक्शन क्या रहा, उसका वॉल्यूम क्या रहा, ये सब चीजें पढ़नी है। कंपोजिशन मतलब हम किन देशों के साथ ट्रेड करते थे, है ना। डायरेक्शन, कंपोजिशन मतलब किस तरह की चीजों को हम ट्रेड करते थे, है ना, क्या क्या हमारे एक्सपोर्ट वाले गुड थे, क्या क्या इंपोर्ट वाले गुड थे। डायरेक्शन माने किन देशों के साथ हम ट्रेड किया करते थे, एंड वॉल्यूम माने उनकी मात्रा क्या थी, कितना एक्सपोर्ट करते थे, कितना इंपोर्ट करते थे, ये सारी चीजें आ जाएंगी हमारी। देन नेक्स्ट आ गया हमारे पास इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड करंट पॉलिसी फ्रेमवर्क। तो यहां पर आ जाता है मेन हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991 यानी 1991, जो हमारी इकोनॉमिक हिस्ट्री का एक माइलस्टोन है। कौन कौन से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए गए थे, क्या क्या कंडीशन थी जिनके दबाव में, जिनके अंतर्गत हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए थे, और प्रेजेंट में भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का प्रोसेस चल रहा है। जैसा आपको पता होगा अभी कुछ समय पहले ही सरकार ने जीएसटी की रेट्स में बड़ा फेरबदलाव किया, है ना, बहुत ज्यादा चेंजेस किए थे। तो वो भी एक इकोनॉमिक रिफॉर्म की कैटेगरी में ही आता है। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991 यानी 1991 से अब तक हमारे जितने भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए हैं वो सारे हमें पढ़ने हैं। एंड देन ये मैंने बताया था आपको, प्लानिंग कमीशन को खत्म करके क्या लाया गया, नीति आयोग लाया गया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग के बारे में हमें पढ़ना है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। लास्ट एग्जाम में इस पर क्वेश्चन पूछा गया था कि नीति आयोग के ऑब्जेक्टिव्स, इसके उद्देश्य, इसके गोल्स क्या हैं, इस पर एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। देन आ जाएगा हमारे पास करंट चैलेंजेस ऑफ इंडियन इकोनॉमिक चैलेंज, है ना, यानी हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने इस समय कौन कौन से चैलेंजेस है, कौन कौन सी समस्याएं हैं जिनका हमारे देश की अर्थव्यवस्था को सामने करना है। तो पॉपुलेशन, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, ये सब टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं, है ना। यानी पॉवर्टी का स्टेटस क्या है भारत में, पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए सरकार कौन कौन सी पॉलिसीज अपना रही है, सरकार ने कौन कौन से पॉवर्टी रिमूवल प्रोग्राम्स चलाए हैं, है ना। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, इसका देश की इकोनॉमी में क्या रोल है। देन इसके बाद फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स क्या होते हैं, वो सारा हमारा यहां पर आ जाएगा। देन इसके बाद आता है हमारा रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास, है ना। हमारी जो 2011 की सेंसस थी उसके अकॉर्डिंग भारत की 69% पॉपुलेशन ऐसी थी जो रूरल एरियाज में रह रही है, ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। तो यानी भारतीय अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जो रूरल एरिया से, रूरल क्षेत्रों से क्या करता है, बिलोंग करता है। तो इंडिया के डेवलपमेंट की बात हम कर रहे हैं तो रूरल डेवलपमेंट उसका एक बहुत ही ज्यादा एसेंशियल कंपोनेंट है, यानी बिना रूरल डेवलपमेंट के इंडिया का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। तो रूरल डेवलपमेंट क्या होता है, और इसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें दी हुई हैं, रूरल क्रेडिट एंड रूरल मार्केटिंग, है ना। रूरल क्रेडिट एंड रूरल मार्केटिंग के बारे में दिया हुआ है, ये हमें पढ़ना होगा। एंड देन दिया हुआ है रोल ऑफ कोऑपरेटिव्स, यानी जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं इनका रोल क्या रहा है ना। देन हेल्थ एंड एनर्जी प्रॉब्लम्स, इसके बाद आ जाएगा नेक्स्ट हमारा यूनिट 4 इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल इश्यूज। तो यहां पर इन्फ्लेशन आ जाएगा। इन्फ्लेशन ये सेम वैसा ही है जो हमने पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स में देखा था, है ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने देखा था, है ना, वही वाली चीज आ जाएगी हमारे पास यहाँ पर, है ना। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमने देखा था कि किस तरह से हमारा सेंट्रल बैंक क्या करता है, पॉलिसीज बनाता है ना, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, इन सब का यूज करते हुए इन्फ्लेशन रिसेशन को कंट्रोल करता है, हमने पढ़ा था। इसके बाद इकोनॉमिक या इक्विलिब्रियम वाला जो टॉपिक था उसमें भी इन्फ्लेशन के बारे में जिक्र किया गया था, और जो गवर्नमेंट हमारी फिस्कल पॉलिसी बनाती है उस फिस्कल पॉलिसी का भी एक मोटिव होता है इन्फ्लेशन और रिसेशन जैसी कंडीशंस को कंट्रोल करना। तो ये वही टॉपिक है हमारा। यहां पर स्पेसिफिकली डेटा के बारे में दिया होगा, है ना, भारत में इन्फ्लेशन के क्या कॉजेज हैं इन सब के बारे में दिया होगा, है ना। देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, धारणीय विकास, है ना, या सतत विकास भी कह सकते हैं इसे हम। एंड एनवायरमेंट एंड ग्लोबल वार्मिंग, ये वाला टॉपिक जो हमारे वो हैं एनवायरमेंट से रिलेटेड हो गए, हमारे एनवायरमेंट, पॉल्यूशन और इन सब से रिलेटेड टॉपिक्स हमारे सारे इसमें पूछे जाएंगे। देन आ जाता है हमारा कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस। भारत का अपने दो पड़ोसी देश
एक चीन और एक पाकिस्तान, दोनों के साथ डेवलपमेंट एक्सपीरियंस का कंपैरिजन किया गया है। ज्यादातर यहां से क्वेश्चन फ्रेम होंगे जो डेटा बेस्ड हो सकते हैं, है ना, लेकिन फिर भी जैसे चाइना ने कौन कौन सी पॉलिसीज अपनाई, पाकिस्तान ने कौन कौन सी पॉलिसीज अपनाई डेवलपमेंट के लिए, इन सब के बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यहां से। देन नेक्स्ट आ जाता है हमारा स्टैटिस्टिक्स, पेपर सेकंड का सेकंड पार्ट, इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। मीनिंग, तो स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग दो तरह से लगाया जाता है, एक लगाया जाता है सिंगुलर एंड प्लूरल, दोनों रूपों में, यानी सिंगुलर एक वचन के रूप में और प्लूरल यानी बहुवचन के रूप में स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है ये हमें पढ़ना होगा यहां पर, है ना। तो नॉर्मली जो हमारा प्लूरल फॉर्म होता है, जो हम डेटा बोलते हैं या डाटा जो हम बोलते हैं, आंकड़े, वो क्या होता है हमारा स्टैटिस्टिक्स का प्लूरल फॉर्म होता है। और सिंगुलर की जब बात करते हैं तो इसमें आ जाते हैं हमारे मेथड्स ऑफ रिसर्च या इंक्वायरी, जो हमारे स्टैटिस्टिकल रिसर्च जो होती है हमारी, उसको हम क्या बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर फॉर्म बोलते हैं। इनके बारे में हमें पढ़ना होगा। स्टैटिस्टिक्स का स्कोप क्या है, यानी स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो दूसरे सब्जेक्ट्स को पढ़ने में मदद करता है, जैसे इकोनॉमिक्स, इसके अलावा बायोलॉजी में भी यूज होता है, मैथमेटिक्स में भी यूज होता है इसका, और बाकी बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहां पर इसका यूज किया जाता है। तो इसका स्कोप क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है ना, किस तरह से स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक्स को पढ़ने में हेल्प करता है, साथ ही साथ इसका हमारे लिए इंपॉर्टेंस क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं इसके बारे में ये हमें दिया हुआ है। देन नेक्स्ट आ जाएगा हमारा कलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। तो डेटा कलेक्शन के जो मेथड्स हैं हमारे पास, है ना, दो तरह के सोर्स होते हैं हमारे पास, एक होता है प्राइमरी सोर्स और दूसरा होता है सेकेंडरी सोर्स। तो प्राइमरी सोर्स क्या होते हैं, सेकेंडरी सोर्स क्या होते हैं, डेटा कलेक्शन कैसे किया जाता है प्राइमरी सोर्सेस से, इन सब के बारे में हमें पढ़ना होगा। ये सारे मेथड्स हमें यहां पर दिया हुआ है, डेटा कलेक्शन के मेथड्स। देन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, ये स्टैटिस्टिकल प्रोसेस जो हम बता रहे हैं सिंगुलर फॉर्म, वो चल रहा है हमारा। पहला स्टेप होता है उसमें कलेक्शन, दूसरा होता है ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा होता है उसमें प्रेजेंटेशन, चौथा आ गया हमारा कौन सा एनालिसिस, और पांचवा होता है इंटरप्रिटेशन। आएंगे अभी उनके बारे में भी, कुछ हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। तो ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो डेटा कलेक्ट कर लिया अब उसको क्या करना है, ऑर्गेनाइज करना है, व्यवस्थित करना है। उसमें से यूजफुल डेटा क्या किया जाता है, अरेंज किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है, और अनयूज डेटा को हटाया जाता है। ये प्रोसेस आ जाएगा। एंड देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसी का टॉपिक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा से रिलेटेड है। हमारे पास जो टाइप्स ऑफ सीरीजेस होती हैं, है ना, यानी इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज, उसके बारे में यहां दिया हुआ है। देन प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, डेटा का प्रेजेंटेशन, डेटा का प्रेजेंटेशन हमारे पास यहाँ डायग्राम्स आ जाते हैं, बार डायग्राम्स आ गए हमारे पास, फ्रीक्वेंसी कर्व्स आ गए हमारे पास, यहाँ पर अर्थमेटिक लाइन ग्राफ्स आ गए, या जिन्हें हम टाइम सीरीज ग्राफ बोलते हैं वो आ गए। ये सब चीजों के बारे में हमें यहां पढ़ना है। नेक्स्ट आ जाता है मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, है ना, सेंट्रल टेंडेंसी का मेजरमेंट। तो सेंट्रल टेंडेंसी, अब हमें क्या पढ़ना है यहाँ पर, बेसिकली मीन, मीडियन एंड मोड, इन तीनों के बारे में पढ़ना है। ये तीनों क्या होते हैं बेसिकली, इनके बारे में हमें पढ़ना है यहाँ पर, कैसे इनका मेजरमेंट होता है, इनके फीचर्स क्या हैं, हमें ये भी पढ़ने होंगे यहाँ पर। यानी थियोरेटिकल क्वेश्चंस भी यहाँ से फ्रेम हो सकते हैं, न्यूमेरिकल भी यहाँ से दिए जा सकते हैं। देन डिस्पर्शन, है ना, इन्हें हम सेकंड लेवल ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कह सकते हैं, है ना। क्या क्या है इसमें, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड देयर रिलेटिव डिस्पर्शन मेजर, है ना। ये सारे टॉपिक्स आएंगे हमारे। इन सबको कैसे निकालते हैं, इन सब के फॉर्मूले क्या होते हैं, इन सब के बारे में हमें पढ़ना होगा, इन सब का मीनिंग क्या होता है ये हमें पढ़ना होगा। देन लॉरेंज कर्व एंड इट्स एप्लीकेशन। तो लॉरेंज कर्व बेसिकली ये क्या होता है, ये इनइक्विलिटी, असमानता, इनइक्विलिटीज, असमानता को मेजर करने के लिए, यानी हमारे देश में आय की असमानता कितनी है, इसको मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, यहां पर लॉरेंज कर्व का यूज करते हैं। साथ ही साथ एक और आता है गिनी कोएफिशिएंट। ये गिनी कोएफिशिएंट क्या होता है ये भी हमें पढ़ना है, ये लॉरेंज कर्व से रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट है हमारा। देन कॉरिलेशन, हिंदी में बोलते हैं सहसंबंध,
तो दो मेथड्स है मेन हमारे पास, कार्ल पियर्सन मेथड एंड स्पीयरमैन मेथड। इनके फॉर्मूले क्या होते हैं, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कॉरलेशन से रिलेटेड थ्योरीज जो है हमारी, यानी इसके डिग्रीज ऑफ कॉरलेशन क्या होता है, ये सब चीजें हमें यहां पढ़नी होंगी, ठीक है। देन इंडेक्स नंबर एंड इन्फ्लेशन। तो इंडेक्स नंबर देखो, सबसे पहला WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स, थोक मूल्य सूचकांक। देन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, CPI, है ना, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ये दो जो इंडेक्स है हमारे भारत में, इनका यूज किया जाता है इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए। यानी सरकार जो इन्फ्लेशन का डेटा जारी करती है वो CPI और WPI के बेसिस पर ही होता है। मेनली जो हमारे लिए ज्यादा यूजफुल है वो कौन सा है, CPI, यानी प्राइसेस में चेंज का एक उपभोक्ता पर, एक कंज्यूमर पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इसको जानने के लिए जो ज्यादा बेहतर मेजर है वो कौन सा है, CPI है। तो हमें यहां पर CPI और WPI के बारे में पढ़ना है। CPI WPI का मेजरमेंट क्या होता है, कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स यहां पर, कौन कौन से आर्टिकल्स यहां पर लिए जाते हैं जिनके थ्रू CPI और WPI को बनाया जाता है, वो हमें पढ़ना है। देन इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, IIP, इसके यानी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में कितना चेंज हो रहा है, इसको मेजर करने के लिए जो इंडेक्स बनाया जाता है उसे बोलते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स। और इसका यूज क्या है, इन सबके यूजेस क्या है, ये हमें पढ़ना होगा। देन इन्फ्लेशन एंड इंडेक्स नंबर, यानी इन्फ्लेशन का मेजरमेंट इंडेक्स नंबर का यूज करते हुए कैसे करते हैं। तो दो तो मैंने बताया आपको, WPI और CPI, इन दोनों का यूज करते हुए हम क्या करते हैं, इन्फ्लेशन मेजर करते हैं। इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट और होता है हमारा, जैसे हम बोलते हैं GDP डिफ्लेटर। ये भी हम यहां पर यूज करते हैं, किसके लिए, इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए। ये सारे टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। ये हमारा सिलेबस था इकोनॉमिक्स का, पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों का। दोनों में 150 क्वेश्चन पूछे जाने, 150 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। पिछला जो सिलेबस था और जो प्रेजेंट सिलेबस जो अभी रिसेंटली लोकसभा आयोग ने जारी किया है, इनमें कोई चेंज नहीं है, लगभग सेम सिलेबस दिया हुआ है। अब आवश्यकता है किस बात की, कि आप सिर्फ बैठकर देखें नहीं, साथ ही साथ मेहनत करने के लिए तैयार हो जाएं। और आपकी मेहनत में आपको सपोर्ट करने के लिए, सहयोग करने के लिए, आपकी मदद करने के लिए दून क्लासेस आपके साथ है। तो हमारा इकोनॉमिक्स का बैच बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है, एनरोल कीजिए। मिलते हैं आपसे क्लास में। थैंक यू।